नमस्कार। नजर और नजरिया लेकर हाजिर हूं मैं आराधना। तो बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, एनडीए गठबंधन में वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी एक सहयोगी को मना नहीं पाती कि दूसरा नाराज हो जाता है। बीती रात आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी नेताओं की बैठकों का दौर जारी रहा और फिर भी बात नहीं बन पाई तो गृहमंत्री अमित शाह को उन्हें दिल्ली बुलाना पड़ा। सुबह होते ही नित्यानंद राय के साथ उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में थे। शाह के साथ 45 मिनट तक उनकी बैठक चली और दोनों पक्षों में समन्वय बनाने की कोशिश हुई और आखिरकार बड़ी मुश्किल से एनडीए में नथिंग इज वेल कहने वाले उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी एनडीए में ऑल इज वेल पर ले ही आई। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी सीट का भरोसा दिया है, जिसके बाद वो 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर करना बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी नीतीश की मांग को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जबकि नीतीश कुमार तो शुरुआत से ही वक्त वक्त पर अपनी मांगों को लेकर तेवर दिखाते रहे हैं और ये बताते रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनकी मांग नहीं मानी तो कभी भी वो कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो एनडीए के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। और अब एक बार फिर उन्होंने जो दांव चला है उससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को इस चुनाव में विपक्ष से तो लड़ना है ही और विपक्ष से तो चुनौतियां मिल ही रही हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गठबंधन के सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जो पहली लिस्ट जारी की है उम्मीदवारों की, 57 कैंडिडेट्स का नाम है उसमें, लेकिन इसमें 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर चिराग पासवान की पार्टी अपना दावा कर रही है। जी हां, नीतीश कुमार की नाराजगी इसे लेकर तो पहले से ही जाहिर है। चिराग पासवान ने कई ऐसी सीटों पर दावा किया है जो पहले से जेडीयू के खाते में रही हैं, जिन पर सिटिंग विधायक है जेडीयू के, और इसे लेकर कल से ही पूरी सियासत गरमाई हुई है। और आज नीतीश कुमार की पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की जिसमें 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर चिराग अपना दावा कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने उस पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इन सीटों में प्रमुख तौर पर सोनबरसा सीट, जहां से रत्नेश सदा को जेडीयू ने उतारा है। इसके बाद गायघाट सीट, यहां कोमल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। राजगीर सीट से कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया गया है। एकमा सीट से धूमल सिंह को बनाया गया है और मोरवा सीट से विद्यासागर सिंह निषाद को मैदान में उतारा गया है। ये वो 5 सीटें हैं जिन पर चिराग पासवान भी अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी ऐलान किया है कि वो चिराग को मिली मखदुमपुर सीट और बोध गया सीट पर अपना प्रत्याशी भी उतारेंगे। यानी नीतीश कुमार जो तेवर दिखा रहे हैं वही तेवर जीतन राम मांझी भी दिखा रहे हैं। उन्होंने तो कल ही ऐलान किया था कि इन 2 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। यानी देखा जाए तो इस बार भाजपा की जो चुनाव प्रबंधन टीम है वो बिल्कुल ही हैरान करने वाले ढंग से असफल रही है। सारे सहयोगी नाराज हो गए जब सीटों के बंटवारे का ऐलान किया गया, जबकि इसका नेतृत्व तो गृहमंत्री अमित शाह ही कर रहे थे हर बार की तरह। और बिहार एनडीए में ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ही उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है। सिंबल बांटे जा रहे हैं आधी रात को, यहां तक कि नामांकन भी हो रहा है। साफ है बिहार एनडीए की सेहत ठीक नहीं है और यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह अब पटना जा रहे हैं। पटना जाकर वो बाकी नेताओं को मनाएंगे जिनकी भी नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, उन सबको मनाने में जुटेंगे अमित शाह। लेकिन वो कितने सफल होंगे, एनडीए का जो फिलहाल ये बीमार हाल चल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। इसके अलावा हम महागठबंधन की तैयारियों पर भी नजर डालेंगे, जिसमें कि तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और इस दौरान उनके साथ आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी मौजूद रहे। और इसे लेकर तेजस्वी ने बकायदा एक ट्वीट किया है और बताया है कि आखिर उनके नामांकन के मायने क्या है, क्यों उनका नामांकन जनता के लिए जरूरी है, क्यों उनकी जीत जनता के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आपको पढ़वाते हैं तेजस्वी यादव की ट्वीट को। और तेजस्वी यादव ने लिखा है, प्रिय बिहार वासियों, यानी उन्होंने बिहार वासियों को एक तरह से चिट्ठी ही लिखी है कि आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। रास्ते भर और नामांकन के दौरान आप सभी लोगों के प्यार, दुलार और आशीर्वाद से अभिभूत हूं। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर देखा कि कितनी भारी संख्या में लोग उमड़ आए थे उनके नामांकन के लिए जब तेजस्वी जा रहे थे उस दौरान। इस पर तेजस्वी ने लिखा है कि यह नामांकन ऐतिहासिक है। राघोपुर और बिहार इस नामांकन के साथ विकास का एक नया अध्याय लिख चुका है। यह नामांकन खाली तेजस्वी का नहीं, पूरे बिहार में बदलाव के लिए नामांकन है। यह नामांकन है हर परिवार में सरकारी नौकरी के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, हर घर शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए, महंगाई घटाने और 500 रुपए में सिलेंडर के लिए, सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने के लिए, बिहार में उद्योग धंधे लगाने के लिए, बिहार की हर महिला का 2500 रुपए महीना पाने के लिए, बिहार के हर घर का 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए, अच्छे स्मार्ट स्कूलों में बिहार के बच्चों का नामांकन, अच्छे अस्पताल में हर मरीज का नामांकन,
MAA यानी मकान अन्न आमदनी योजना में नामांकन, बिहार की हर बेटी का बेटी योजना में नामांकन, बिहार में अपराध से मुक्ति, अन्याय से मुक्ति का नामांकन, बिहार में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ाने के लिए तेजस्वी के साथ साथ आज बिहार के हर इंसान ने सीएम बनने के लिए नामांकन किया है। सीएम ऑफ बिहार यानी चेंज मेकर ऑफ बिहार। अब बिहार को आगे ले जाने का सपना सच होने की दहलीज पर है। नामांकन हो चुका है। बिहार की जनता बदलाव की मुहर 14 नवंबर को लगाने जा रही है। आज बिहार का हर वर्ग कह रहा है बिहार में नव क्रांति होने जा रही है। मैं तेजस्वी यादव बिहार के जन जन से यह अपील करता हूं कि अपने बेटे, अपने भाई, अपने दोस्त तेजस्वी का हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें। कांटों और पथरीली राहों पर चलते हुए तरक्की के रास्ते बनाते रहें। एक महीना भी शेष नहीं रहा। मेरा वादा है आप सभी से आपके एक एक पसीने की बूंद का मान रखूंगा। 20 वर्षों से जो पीड़ा, दुख, अन्याय, अवरोध, असहायपन, असुविधा, अराजकता, तानाशाही आप झेलते आ रहे हैं, वो सब शपथ ग्रहण के हस्ताक्षर के साथ ही समाप्त होगा। परिवर्तन की गूंज है भारी, हक लेने आ रहे हैं बिहारी। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी। तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने ना सिर्फ अपने वादे दोबारा पेश किए हैं लोगों के सामने कि आखिर उनके नामांकन के क्या मायने हैं, अगर जनता उन्हें चुनकर सत्ता में लाती है तो वो उन्हें क्या भेंट देंगे, क्या योजनाएं लेकर आएंगे उनके लिए, और इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि बिहार की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये मजबूती से बिहार में उभरना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला नजर आ रहा है। ये जिस तरह की भीड़ उनके काफिले में दिखाई दे रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरजेडी के झंडे के साथ भारी संख्या में लोग तेजस्वी की कार के आगे पीछे चल रहे हैं और पूरी सड़क भरी हुई है लोगों की भीड़ से, और सब खुश हैं, सब में जोश दिखाई दे रहा है तेजस्वी के नामांकन को लेकर, जिससे साफ है कि महागठबंधन की जनता के बीच पकड़ मजबूत होती जा रही है। और खासतौर पर युवाओं में तेजस्वी की लोकप्रियता अच्छी खासी बढ़ी है, जो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। तो कैसी चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां, और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी को, महागठबंधन को, क्या सीटों के बंटवारे को लेकर कहां पेच फंसा हुआ है, इन सब पर हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इसके लिए हमारे साथ हमारे दो साथी भी मौजूद हैं, सिद्धार्थ जी और फर्रा शाकिब जी। आप दोनों ही पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्वागत है आप दोनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में, और स्वागत है उन तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। तो हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की जो तैयारियां चल रही हैं। अभी अभी हमने देखा कि तेजस्वी यादव कितने भारी जनसमर्थन के साथ नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान उनके पिता और आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी उनके साथ थे, और नामांकन करने के साथ ही तेजस्वी ने लोगों के सामने एक बार फिर अपने दावे और वादे पेश किए और उन्हें भरोसा दिलाया कि बिहार में बदलाव क्यों जरूरी है और उनके आने के बाद बदलाव होगा, ये भी उन्होंने दावा किया है। तो मैं आपके पास आना चाहूंगी फर्रा शाकिब जी। जैसा कि बिहार में जो जमीनी स्तर पर आप वहां रह रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है युवाओं में तेजस्वी की जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है वो किस स्तर पर बढ़ती जा रही है, और बीजेपी को लेकर क्या माहौल है, क्या माहौल है नीतीश कुमार को लेकर? क्योंकि अभी हाल ही में सी वोटर का जो सर्वे आया था उसमें भी यह साफ था कि तेजस्वी यादव सीएम पद के लोगों की पहली पसंद है और नीतीश कुमार तीसरे पायदान पर छिटक गए हैं, और बीजेपी के नेताओं का तो कहीं अता पता भी नहीं, वो काफी नीचे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर हालात क्या हैं? बहुत शुक्रिया आराधना जी। आवाज आ रही है ना हमारी? जी जी। बहुत शुक्रिया। देखिए, तेजस्वी अब एक परिवर्तन का संकेत बन चुके हैं, बदलाव का संकेत बन चुके हैं जी। और तेजस्वी यादव इस बात को माने ना माने, भाजपा इस बात को जरूर मानती है कि तेजस्वी बदलाव का संकेत बन चुके हैं जी। और तेजस्वी बहुत रणनीतिक रूप से आप देखेंगे कि उनकी जो हर सोशल मीडिया पोस्ट होती है उसमें वो एक बिहारी सेंटिमेंट जो होता है उसको वो उभारने की कोशिश करते हैं, और वो अपनी सभाओं में भी बार बार कहते हैं कि बिहार को बिहार वाला चलाएगा, गुजरात वाला नहीं चलाएगा। जी, आज भी उन्होंने ये बात दोहराई है, आज भी कही है, और फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री मांगेंगे बिहार में। जी, ये लाइन जो उन्होंने लिया है, ये लाइन बहुत मजबूत है, और ये लाइन जो है अंदर तक पेनिट्रेट हो रही है जनता के बीच में, सोसाइटी के बीच में। एक आम मतदाता समूह जो है अब उसको परिवर्तन चाहिए, वो चाहता है कि अब बदलाव चाहिए, एक नया चेहरा है, युवा तेजस्वी अभी एकदम यंग है, उनको लाया जाए। देखते हैं उनको भी 5 साल दे करके। और आप राघोपुर में देखिए कि हवा कैसे बनाई जाती है। राघोपुर में
इनके जो प्लांटेड लोग हैं, पहले उन्होंने घोषणा किया कि हम राघोपुर जाके चुनाव लड़ेंगे, प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूं जी। और उसके बाद आज उन्होंने कहा कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने एक चंचल सिंह नाम के किसी उम्मीदवार को राघोपुर से कैंडिडेट बना दिया है जी। अब देखिए वो क्यों, प्रशांत किशोर राघोपुर चुनाव लड़ने कभी नहीं जाते, लेकिन उन्होंने कहा क्यों था, आप इस टाइमिंग को देखिए। 9 अक्टूबर को तेजस्वी यादव ने घोषणा की अपनी पीसी में कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे जी। मीडिया में उसका स्पेस खत्म करने के लिए प्रशांत किशोर ने बयान दिया कि हम राघोपुर जाके चुनाव लड़ेंगे, और पूरी की पूरी जो मीडिया जो है, जो हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं, पीएमओ में एक अधिकारी बैठ करके उनकी तरफ से यह कहा गया कि अब इस खबर को आप चलाओ कि प्रशांत किशोर राघोपुर में जाकर चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद चलने लगा कि प्रशांत किशोर राघोपुर में चुनाव लड़ेंगे, प्रशांत किशोर राघोपुर में चुनाव लड़ेंगे। पूरी डिबेट प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर आई। तेजस्वी ने जो एक बहुत सॉलिड मुद्दा उठाया था, और एक मतलब वो जो 10,000 रुपया जो अभी ब्राइब एक तरह से दिया गया है बिहार की महिलाओं को, उसको जो काउंटर करने के लिए एक कॉन्क्रीट प्लान जनता के सामने रखा था, उसको कैसे डिमोलिश किया जाए, कैसे डिरेल किया जाए, ये तमाम एनडीए के पास, चूंकि देखिए मशीनरी है, एनडीए के पास चुनाव आयोग है, एनडीए के पास धनबल है, जनबल हो ना हो लेकिन धनबल है, कॉरपोरेट का अपार पैसा है, अपार चंदा है जी। वो खरीद सकते हैं वोटों को। अभी तो लिफाफे खुलने शुरू हुए नहीं है, लिफाफे भी खुलेंगे तो, लेकिन तेजस्वी इन सब के बावजूद मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत एज ले चुके हैं इंडिया के ऊपर जी। और आप देखेंगी कि एनडीए की पूरी लॉबी को आप उठा लीजिए, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह से लेकर जी। एक उनका अदना सा प्रवक्ता भी जो है, चाहे वो संबित पात्रा हो या गौरव भाटिया हो या अजय आलोक हो, वो तेजस्वी को ही निशाने पर लेता है। मतलब ये पूरी की पूरी फौज खड़ी है तेजस्वी के पीछे जी। और एक तेजस्वी, अकेला तेजस्वी है जो अपने काम, मतलब जिसने तय कर लिया है, और एक बहुत, इसको मैं इंडिया गठबंधन की एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी मानता हूं कि इंडिया गठबंधन ने यह तय कर लिया है कि भाजपा को वो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़वाएगी, भाजपा के मुद्दों पर जाकर चुनाव नहीं लड़ेगी। भाजपा लाख बोले कि घुसपैठिए बिहार में आ गए हैं, तेजस्वी उसको काउंटर करने नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस उसको काउंटर करने नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी, अभी भाजपा हो सकता है कि अभी छठ का महीना है, अभी छठ आने वाला है, बिहार में दीपावली का महीना है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी फोटो, कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाए, फिर भाजपा चिल्लाने लगे कि तेजस्वी हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, तेजस्वी मौलाना तेजस्वी हो गए हैं और ये हो गए, वो सब चलेगा अभी बिहार में। आप देखेंगी पाकिस्तान भी आएगा, मुगल भी आएगा, ताजमहल भी आएगा, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, अभी सब कुछ बिहार में आना शुरू होगा। अभी ये नामांकन की प्रक्रिया आप 20 तारीख तक खत्म होने दीजिए। जब फील्डिंग लगेगी तो आप फील्डिंग में आप देखेंगे कि एक तरफ से ये सब होगा और एक तरफ से ये कहा जाएगा कि हम आरक्षण की कैपिंग हटाएंगे, 50% को 65% तक ले जाएंगे। एक तरफ से ये कहा जाएगा कि हम आएंगे तो सबको नौकरी देंगे, एक तरफ से ये कहा जाएगा कि हम आएंगे तो स्कूलों को बेहतर बनाएंगे, एक तरफ से ये कहा जाएगा कि हम आएंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था को हम बेहतर बनाएंगे, हम नौकरियों की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान और मुगल और घुसपैठिए और वो तमाम चीजें आपको टहलाने घुमाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन ने ये बिल्कुल तय कर लिया है कि वो उनके मुद्दों पर जाकर के, उनकी पिच पर जाकर के वो बैटिंग नहीं करेंगे, वो अपनी पिच पर उनको बैटिंग कराएंगे। और यही वजह है कि भाजपा के अंदर खाने बहुत बहुत ज्यादा बौखलाहट है। ये अभी तो आप देख लीजिए, ये तो सीटों की रार तो सुलझ भी जाएगी। अभी उपेंद्र कुशवाहा आ गए दिल्ली से, तो कह रहे हैं मुस्कुराते हुए कि सब ठीक हो गया है, ऑल इज वेल हो गया। आपने भी अभी अपनी भूमिका में कहा कि अब ऑल इज नॉट वेल से ऑल इज वेल पर ले आए हैं अमित शाह। तो अमित शाह तो दोनों चीजें रखते हैं ना, एक हाथ में खोखा भी होता है, दूसरे हाथ में फाइल भी होती है। तो ये तो उनका ट्रेंड है, सब लोग जानते हैं कि इधर फाइल खुलेगी या फिर खोखा लो और शांत बैठो, तो उसके बाद सब ऑल इज वेल हो जाता है। भाई कौन चाहेगा अपना राजनीतिक करियर खत्म करना? तो ये उनकी पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स है, वो उस तरह से करते हैं। महुआ की सीट पर, जिस सीट को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा हड़बड़ाए थे और जो उनकी नाराजगी की खबरें सामने आई थी, अभी तक उस सीट पर तस्वीर साफ नहीं हुई है
कि वो महुआ की सीट उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र चुनाव लड़ेंगे या वो लोजपा आर के खाते में जाएगी। जी, मसला महुआ की सीट से ही शुरू हुआ था। कल देर शाम उपेंद्र कुशवाहा, आपको मैं बता देता हूं, उपेंद्र कुशवाहा पटना से निकले सासाराम के लिए। सासाराम में उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है जी, महुआ से वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बेटे के लिए तमाम पेपर वर्क चल रहे हैं, महुआ विधानसभा से सारी कागजी कार्रवाई चल रही है। आधे रास्ते में उनको पता चलता है कि लोजपा आर ने महुआ सीट पर अपना सिंबल पकड़ा दिया है या पकड़ाने वाले हैं। वो वहीं आधे रास्ते से ड्राइवर को कहते हैं गाड़ी घुमाओ, पटना वापस चलो। खबर पहुंच जाती है नित्यानंद राय तक, खबर पहुंच जाती है सम्राट चौधरी तक कि उपेंद्र कुशवाहा बवाल काटने वाले हैं। खबर यहां तक है कि उपेंद्र कुशवाहा लिख चुके थे सोशल मीडिया हैंडल के लिए पोस्ट कि हम ये जो 6 सीटें हमको मिली हैं, हम ये भी वापस कर रहे हैं, आप इस पर भी लोजपा आर को लड़ा दीजिए, भाजपा लड़ जाए, जदयू लड़ जाए, हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम एनडीए के साथ रहेंगे, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे, हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। ये खबर तक चल चुकी थी, लेकिन हाथ पांव जोड़ा गया है। नित्यानंद राय ने फोन किया कि प्लीज अभी आप पोस्ट मत कीजिएगा। सम्राट चौधरी ने उनको फोन किया कि आप अभी पोस्ट मत कीजिएगा, आप पटना पहुंचिए, हम लोग आ रहे हैं। फिर वो पटना पहुंचते हैं, ये तमाम लोग जाते हैं, जाकर के 1.5 घंटे की बातचीत होती है। रात को 1 बजे सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय वहां से बाहर निकलते हैं और आप उस वक्त जो उपेंद्र कुशवाहा मीडिया को बाइट दे रहे हैं, आप वो बाइट सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा से मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि क्या बातचीत हुई, नित्यानंद जी आए थे, सम्राट जी आए थे, क्या बातचीत हुई? उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं वो लोग आपको नहीं बताया, वो लोग से नहीं पूछे। मतलब आप सोचिए कि मतलब किस लेवल तक नाराजगी थी उपेंद्र कुशवाहा की। हमसे मत पूछिए, उन लोग से पूछिए जाके। इसका मतलब ये है कि यही लोग बैठकबाजी कर रहा है, यही लोग सारा खेल कर रहा है। उसके बाद सुबह पता चला कि नित्यानंद राय जी उनको लेकर के दिल्ली उड़ गए, उपेंद्र कुशवाहा को, है ना। ये तमाम चीजें चल रही। इसी बीच में आप देख लीजिए कि जदयू ने जो लोजपा की सूची वायरल हुई थी, उस वायरल सूची में जिन जिन सीटों का नाम था उसमें से तकरीबन 4 या 5 पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जिसमें अभी आपने बताया एकमा की एक सीट है, सिवान जिले की आती है जी। रत्नेश सदा को तो परसों रात में ही संबल दे दिया था। वहां मोरबा की सीट, कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि मोरबा की सीट पर जदयू एक मल्लाह समाज के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाती है ताकि उसका जो है, उसका असर जो है बगल की जो सराय रंजन की सीट है उस पर पड़े और मल्लाह समाज का वोट विजय चौधरी जो कि भूमियार जाति से आते हैं, तो मल्लाहों का वोट जो है विजय चौधरी को भी मिल जाए मोरबा के इन्फ्लुएंस की वजह से। और ये क्विड प्रो को वाला जो वो सिद्धांत है उस पर काम होता है कि भाई विजय चौधरी भूमियारों का वोट उधर मोरबा की सीट पर जदयू के उम्मीदवार जो निषाद उम्मीदवार होता है, मल्लाह उम्मीदवार होता है, उसको ट्रांसफर कराते हैं और सराय रंजन में भूमियारों के अलावा मल्लाहों का वोट विजय चौधरी को मिलता है। ये वहां पे अपना इस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाता है। आज देखिए जो जदयू ने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कल मैंने आपको बताया था जदयू वहां से विद्यासागर निषाद को चुनाव लड़ाना चाहती है। पिछला चुनाव वो हारे थे। मोरवा से वहां से रणविजय साहू चुनाव जीते थे आरजेडी के। और अभी जो वाली जो सूची आई है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, आप देखेंगे उसमें मोरवा सीट पर विद्यासागर निषाद का टिकट फाइनल है, वो जाकर के कल नामांकन करेंगे जी। तो सीटों को लेकर के बड़ा मामला फंसा हुआ है। आप देख लीजिए राजगीर की सीट, नालंदा में कह दिया नीतीश कुमार ने कि नालंदा लोकसभा की किसी भी सीट पर हम लोजपा आर का एक भी उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजगीर की सीट पर वहां से उन्होंने कौशल यादव, कौशल किशोर को, जो है कौशल कुमार या कौशल किशोर उनका नाम है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उनको बुला के सिंबल दे दिया। बरबीघा की सीट पर पुष्पांजय को सिंबल दे दिया। बरबीघा की सीट प्रदर्शन जीते हुए थे, उन्होंने चेंज कर दिया उम्मीदवार, पुष्पांजय कुमार को सिंबल दे दिया है। नालंदा के इलाके में लोजपा आर को घुसने नहीं देंगे। रामविलास नीतीश जी इन्होंने कह दिया है कि हम चिराग को उधर घुसने नहीं देंगे। तो ये तमाम चीजें अब आप देख लीजिए चिराग ने क्या किया है। चिराग ने गोविंदगंज की सीट अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए मांगी थी, ब्रह्मपुर की सीट अपने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के लिए मांगी थी। अब उन सीटों पर उसने सिंबल बांटने शुरू कर दिए। भगदड़ मची हुई है। वहां भाजपा के सिटिंग विधायक के सामने चिराग अपना सिंबल दे रहे हैं। सबसे जबरदस्त खेल आपको मैं बताता हूं और आराधना, सबसे जबरदस्त खेल ये हुआ है, ये जो सूची आई है उस सूची के हिसाब से आपको कुछ दिन पहले खबर मिली होगी सितंबर के महीने में कि मुजफ्फरपुर लोकसभा की एक विधानसभा सीट है गायघाट जी। गायघाट में जदयू के कार्यकर्ता और लोजपा के कार्यकर्ता आपस में इस तरह भिड़ गए थे कि मारपीट होने लगी थी और एकदम कुर्सियां चलने लगी, लाठी डंडे तक चल गए थे जी। लेकिन और लोजपा की उम्मीदवारी वहां से कोमल सिंह, वो जो वीणा देवी है इनकी सांसद है,
चिराग पासवान की पार्टी से। उनकी बेटी वहां से लोजपा की सीट पर दावेदारी कर रही थी और उधर से प्रभाकर जी को चुनाव लड़ाना चाहते थे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के तौर पर। अब जिस कोमल सिंह के समर्थकों से और जदयू के समर्थकों से लड़ाई हुई थी, नीतीश जी ने उसी कोमल सिंह को लोजपा से अपने पार्टी में मिला के जदयू का सिंबल देकर चुनाव लड़ने भेज दिया है। गायघाट की जाओ तुम ही चुनाव लड़ लो, लेकिन सिंबल जदयू का रहेगा, लोजपा का सिंबल नहीं रहेगा। अब कोमल सिंह वहां से तीर छाप का सिंबल उठा के ले आई है। चिराग पासवान को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। वो इसी कोमल सिंह के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हुए थे नीतीश जी से कि हम गायघाट की सीट छोड़ेंगे नहीं, हमने कोमल सिंह को कमिट कर दिया है। नीतीश जी ने कोमल को टिकट दे दिया, बोले जाओ जाके लड़िए, अब आप चिराग को गाली दीजिए। तो ये तमाम खेल बिहार की राजनीति में जो चल रहा है, ये बहुत दिलचस्प चल रहा है। जी जी बिल्कुल। फर्रा जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बीजेपी की 12 कैंडिडेट्स की एक और लिस्ट सामने आ गई है। अभी बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 12 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की गई है और इस 12 कैंडिडेट्स में मैथिली ठाकुर का नाम है, जिन्हें अलीनगर सीट से उतारा गया है मैदान में। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है आनंद मिश्रा, उन्हें बक्सर सीट से मैदान में उतारा गया है। तो बीजेपी अभी पूरे एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, सहयोगी दलों की नाराजगी चल रही है और खुद बीजेपी के भी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। रामसूरत राय का टिकट काटने को लेकर उनके समर्थक बीजेपी ऑफिस के बाहर, बीजेपी दफ्तर के बाहर इकट्ठे हो गए, जमकर नारेबाजी की है उन्होंने। और इन सब के बीच बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई है जिसमें 12 कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की गई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इन 12 कैंडिडेट्स को लेकर अब बीजेपी में किस तरह का तूफान खड़ा होता है, किन सीटों को लेकर नया टकराव निकलकर सामने आता है। अभी फिलहाल ये लिस्ट थोड़ी देर पहले ही सामने आई है तो इस पर अभी बहुत कुछ जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि इन सीटों को लेकर भी घमासान मच सकता है और इन पर भी विवाद देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह अभी एनडीए में पूरा मामला चल रहा है, जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बीजेपी ने तो दूर कर ली, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी के लिए दूर करना इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के दावे वाली 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। ऐसे में उनका यह कदम एनडीए का पूरा समीकरण बिगाड़ सकता है। जिस तरह बीजेपी ने जेडीयू के बड़े भाई का दर्जा छीना है और अब नीतीश कुमार उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं जहां चिराग पासवान जिन पर दावा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज है बीजेपी के लिए। तो क्या अब नीतीश कुमार खुद को जेडीयू का जो बड़े भाई का दर्जा छीना गया उसे वापस लेने की कोशिश में जुट गए हैं? सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो नीतीश कुमार का कदम है कि उन्होंने खुद के अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए हैं उन 5 सीटों पर, जिन 5 सीटों पर चिराग पासवान का दावा था, आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार अब वो दर्जा वापस लेने की कोशिशों में जुट गए और वो क्या कदम उठा सकते हैं आने वाले वक्त में, और बीजेपी क्या इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी? आपको क्या लगता है? हाँ, जिस तरह से आप बता रहे हैं और साकिब जी बता रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एनडीए के अंदर, बीजेपी के गठबंधन के अंदर एक गृह युद्ध बिहार में छिड़ा हुआ है और वो जबरदस्त गृह युद्ध, चाहे वो कुशवाहा जी हो चाहे मांझी जी हो, सब लोग नाराज चल रहे हैं और सब लोग अपना खेल खेल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात अब ये है कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार जी आईपीएल में एक इम्पैक्ट प्लेयर होता है, वो पूरे मैच में बैठे रहता है, उसको पता होता है कि कब उतरना है और कब बैठ करके मैच जिता देना है। तो नीतीश कुमार अभी तक जो शांत बैठे हुए थे, हमको ये सब लोगों को लग रहा था कि बीजेपी उनको डोमिनेट कर रही है, बीजेपी उन पर दबाव लाए हुए है। नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार, ध्यान में रखिएगा, नीतीश कुमार ये नीतीश कुमार हैं जो नरेंद्र मोदी जी की बैसाखी तो अभी बने हैं 2024 में। 1999 में सबसे पहली बार वाजपेयी जी की भी बैसाखी यही बने थे। एनडीए के संस्थापक भी नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार एक ऐसे अजर अमर चिरायु हनुमान जी जैसे हैं जिनको निपटने का ख्वाब जो बीजेपी देख रही थी, तो वो ख्वाब देखते रहे, बीरबल की खिचड़ी पकाते रहिए, लेकिन नीतीश कुमार इतने आसान नहीं है निपटने के लिए। और नीतीश कुमार इस चीज को जानते हैं कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल जो होता है, वो राजनीतिक दल भले चुनाव वो लड़ता है लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन राजनीतिक दल की जो अपनी स्ट्रक्चर होती है, अपना जो उसका संगठन होता है, अपनी जो अंदरूनी उसकी व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था ऐसी होती है कि पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वही सर्वोपरि होता है, उसी के पास सारी ताकत होती है। क्योंकि चुनाव लड़ते समय कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा, पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, जिसको आप सिंबल देना कहते हैं, उसको फॉर्म ए और फॉर्म बी कहा जाता है तकनीकी भाषा में। फॉर्म ए और फॉर्म बी दिया जाता है। जब तक आप चुनाव आयोग के पास अपने नामांकन के साथ फॉर्म ए और फॉर्म बी नहीं देते हैं,
तब तक चुनाव आयोग आपको निर्दलीय मानता है और निर्दलीय के रूप में आप पर्चा भर सकते हैं। लेकिन आपको अगर आपके नाम के आगे तो आपका सिंबल लगना है, मतलब चुनाव चिन्ह लगना है, तो आपके पास उस पार्टी का फॉर्म ए या फॉर्म बी, फॉर्म ए और फॉर्म बी, या नहीं, फॉर्म ए और फॉर्म बी दोनों चाहिए होता है, जिसको कि सिंबल देना कहा जाता है सामान्य भाषा में। और ये सिंबल देने का काम कोई भी पार्टी में पार्टी अध्यक्ष करते हैं। तो इसीलिए पार्टी अध्यक्ष के नाते 11 मैच शुरू होने से 1 मिनट पहले भी वो किसी को भी पार्टी का सिंबल दे सकते हैं। इसीलिए जैसे इन्होंने कहा गायघाट की सीट पर उन्होंने जो व्यक्ति चिराग पासवान जिसके लिए लड़ रहे थे, उनको अपने दल में लाके उनको अपना सिंबल दे दिया। चिराग पासवान के लिए दिक्कत हो गई है कि उनके जिनके लिए लड़ रहे थे उनको तो टिकट दे ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि भारत की राजनीति को, पार्टी की अंदरूनी व्यवस्था को इतने अच्छे से जानते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर की तरह जब जरूरी हुआ तभी वो बैटिंग करने के लिए उतर रहे हैं। और इस मामले में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही पेज पर हैं कि फैक्ट्री तो लगाएंगे गुजरात में, लेकिन विक्ट्री मांगेंगे बिहार में। बिहार को चलाने का काम अगर गुजरात से करने की कोशिश करेगी, और जो भाजपा कर रही है, भाजपा हमें पता है केवल बिहार को नहीं पूरे भारत को वो गुजरात से चलाने की कोशिश ही नहीं कर रही है, पिछले 10 साल से वो चला भी रही है, पूरा का पूरा गुजरात लॉबी चला रही है। तो बीजेपी का ये जो उसकी जो साजिश है, उसको किसी भी हालत में तेजस्वी यादव तो विपक्ष के नाते उसको रोकेंगे, लेकिन नीतीश कुमार भी उनके सहयोगी के नाते भी उनको रोकेंगे, क्योंकि आप अगर उसको नहीं रोकेंगे तो अगले कदम पे बीजेपी सहयोगियों को निगल जाती है। बीजेपी अपने सबसे पहले बीजेपी एक ऐसा भस्मासुर है जो कि अपनों को निगलती है, ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। महाराष्ट्र में सबने देखा है कि शिवसेना के कंधे पर ही तो वो चढ़ के महाराष्ट्र में अपनी राजनीति उसने चमकाई थी। जिस समय भाजपा महाराष्ट्र में उतरी थी उस समय बाला साहेब ठाकरे के कंधे पर ही तो शिवसेना के कंधे पर चढ़ के वो आगे आई थी। आज उड़ीसा में जो भाजपा अपनी सरकार बनाई है, तो अभी तो उसने नवीन बाबू को निपट दिया, नवीन पटनायक को, लेकिन चढ़ी तो पिछले 10 साल में उन्हीं के कंधे पर चढ़ी हुई थी। तो सब सहयोगी दलों को पता है कि भाजपा हमेशा सहयोगी दलों के साथ मतलब भरोसेमंद वो दोस्त नहीं है। सबको पता है कि भाजपा एक आस्तीन का सांप है जिसको कि पालना हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन कभी भी उसको उसका जो डसने का जो दांत है उसको जब तक आप निरस्त नहीं करेंगे, डसने वाले दांत को आप तोड़ेंगे नहीं, तब तक भाजपा आज नहीं कल आपको डस लेगी। नीतीश कुमार इस चीज को जानते हैं और नीतीश कुमार एक राजनीतिक दल के नाते, और वो भी राजनीतिक दल जो कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, जेडीयू हमें पता है बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, आरजेडी भी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है। भले आपस में ये दोनों बिहार में एक दूसरे के विपक्ष में लड़ रही हो, लेकिन एक सामान्य बात यह है, कॉमन बात यह है कि दोनों ही बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसे में कोई राष्ट्रीय दल के नाम पर गुजरात से आए और दोनों ही दल को, एक को चुनाव में हरा के निपट दे और एक को सहयोगी के नाते निपट दे, तब तो बिहार की क्षेत्रीय अस्मिता पर सवाल उठ जाएगा। पूरा का पूरा बिहार गुजरात लॉबी के हाथ में चला जाएगा। तो इस मामले में मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार चाचा भतीजा दोनों एक ही पेज पर हैं कि किसी भी हालत में चुनाव लड़ना अपनी जगह पर है, चुनाव में जीत हार अपनी जगह पर है, लेकिन बिहार की अस्मिता, बिहार का जो अपना वहां का जो लोकल फ्लेवर है, बिहार में भाजपा को एक हद से ज्यादा एंट्री नहीं देनी है। चाहे तो दोस्त के नाते उसको रोकेंगे, कोई उसको दोस्त के दोस्त बन के रोकेगा और कोई उसको विपक्ष बन के रोकेगा, लेकिन बिहार में भाजपा को रोकने का पूरा मेरे ख्याल से चारों तरफ से भाजपा घिर चुकी है बिहार में। अब उनका एक ही दाव था, इस बार 2 दाव था। एक तो मुख्य रूप से एसआईआर था जो कि आधा-खुदा है, अभी भी एसआईआर में मेरे ख्याल से ताकत है, लेकिन उतनी ताकत नहीं है जितनी इनकी साजिश थी। वो काफी हद तक धनहीन सर्प बन गया है। लेकिन दूसरा इनका जो खेल था चिराग पासवान के द्वारा, लेकिन चिराग पासवान को भी बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले बार उन्होंने 134 सीट पर लड़े थे, भले एक सीट जीता हो लेकिन बहुत जगह पर उन्होंने हानि की थी। तो इस बार वो क्योंकि लड़ ही कम सीटों पर रहे हैं, 29 सीटों पर ही लड़ रहे हैं, तो एक तो वो जीतेंगे कितना वो अलग बात है, लेकिन उनकी हानि बहुत सीमित करेंगे। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक भी भाजपा को चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने दोस्त के नाते और तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नाते काफी हद तक निपट दिया है। भाजपा अब चारों तरफ से घिरी हुई है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जेडीयू जो उसके खाते में सीट नहीं है, वैसे 5 सीटों पर भी अपना चुनाव का सिंबल दे रही है। अब भाजपा करे क्या करेगी, क्योंकि सीट का बंटवारा तो भाजपा ने किया है, तो अब भाजपा को बीच बिचाव करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से नीतीश को, और खास करके राजगीर एक ऐसा क्षेत्र है
बाढ़ हुआ, बख्तियारपुर हुआ, राजगीर हुआ, नालंदा हुआ, ये क्षेत्र पूरा का पूरा नीतीश कुमार का होम बेल्ट है, इसको कहते हैं नीतीश कुमार का घर है। तो आप किसी के घर में किसी दूसरे को भेजने की आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार उसको मानने वाले नहीं है। तो मेरे ख्याल से इम्पैक्ट प्लेयर की तरह सही समय पर नीतीश कुमार जानते थे कि ये खेल खेलने के लिए कब उतरना है, कब उतरना है और कब बैटिंग करनी है। उन्होंने सही समय पर बैटिंग करने के लिए उतरे हैं और उनसे ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश चला गया है, बीजेपी को भी ये स्पष्ट संदेश है कि इस चुनाव में अब नीतीश कुमार को निपटने की जो उनकी चाल थी, निपटने की जो उनकी साजिश थी, बहुत हद तक वो नाकाम हो गई है। दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए तेजस्वी यादव भी एक तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका जो नारा है कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री मांगेंगे बिहार में, वो उनका नारा है। दूसरी तरफ जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ भाजपा की दी हुई सीटों पर अपने लोगों को लगाना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी भाजपा को बता रहे हैं कि देखो भैया, बिहार एक ऐसा क्षेत्र है, ये राज्य है, हम राज्य की पार्टी हैं और हमारी ताकत को तुम दिल्ली से आके या गुजरात से आके छीन नहीं सकते। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अब एनडीए के अंदर ये गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। और सबसे मजेदार बात आज ये हुई कि प्रशांत किशोर के बारे में मेरे ख्याल से शाकिब जी ने अच्छे से समझा दिया, लेकिन खेल ये है कि बिहार में इतने सारे दल हैं कि कोई भी दल अगर 1-2% भी वोट किसी का ले लेता है, वोट कटवा भी बन जाता है, तो नतीजे पर बहुत ज्यादा असर पड़ने लग जाता है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर का खास करके सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था, उससे ये खतरा बढ़ते जा रहा था कि प्रशांत किशोर कितनी सीटें जीतेंगे अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी इस चुनाव में कुछ इतनी वोट जरूर ले आएगी कि जीत हार में काफी लोगों को डैमेज वो कर सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर आज मेरे ख्याल से उन्होंने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो राघोपुर से नहीं लड़ेंगे, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि ये चुनावी बिहार में नहीं लड़ रहे। तो इसका मतलब कैप्टन ही जिस मैच में रिटायर्ड हर्ट अपने आप को घोषित करके चला गया हो, अब उनकी टीम क्या लड़ेगी। मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2014 में मोदी जी के लिए भी काम करके मोदी जी को भी जिताया था। उन्होंने 2015 में नीतीश कुमार के लिए काम करके नीतीश कुमार को भी जिताया था। राजनीतिक दल के रूप में वो कितने ताकतवर हैं या कितने कमजोर हैं उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन रणनीति बनाने के मामले में वो मास्टर हैं, ये मानना पड़ेगा। और कोई एक व्यक्ति जो रणनीति बनाने में मास्टर है, वो मैच खेलते समय ऐन समय पर अगर वो मैच से पीछे हट रहा है, इसका मतलब उसको भी पता है कि यहाँ पर अब खेल नहीं है, न तो उनका खेल है न तो भाजपा का खेल है। वहां पर खड़े होने का मतलब है कि वो भी हारेंगे, भाजपा भी हारेगी। तो दोनों को हारने से बचाने के लिए, क्योंकि बहुत हद तक प्रशांत किशोर के बारे में काफी कुछ चर्चाएं होती रहती है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो महागठबंधन का वोट काटेंगे, लेकिन वो जब शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब वो नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना गठबंधन का वोट काटेंगे। लेकिन वो जब शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब वो नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करते हैं, तो बहुत सारा बिहार में एक वर्ग है, खास करके सवर्ण वर्ग, जो कि बीजेपी का समर्थक तो है, लेकिन वो बीजेपी से पिछले 25-20 साल से बिहार के बारे में वो नाराज भी है, क्योंकि सवर्ण को भी तो बिहार में कोई फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। जो अवर्ण है उसको तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन सवर्ण भी तो कोई फायदे में नहीं दिख रहा है। सवर्ण लोग भी तो बिहार जो अच्छे पढ़ते लिखते हैं, वो भी तो अपने बच्चों को कोई कोटा भेज देता है, कोई बेंगलोर भेज देता है, कोई मद्रास भेज देता है, कोई दिल्ली भेज देता है। अगर आपको छोटे मोटे आप समझदार हैं, आप पढ़ना लिखना भी चाहते हैं, तो आपको बिहार में संभव नहीं दिखता है। तो सवर्ण लोगों का जो गुस्सा था बीजेपी के ऊपर, वो गुस्से को कहीं ना कहीं सोख करने के लिए, वो जो एंगर था उनके भाजपा के प्रति, वो भाजपा से इतना नाराज थे कि भाजपा को तो वोट नहीं डालना है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपना वोट महागठबंधन को भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आरजेडी के बारे में सवर्ण लोगों के बीच में बहुत पहले से एक मन में एक इस तरह की भावना बनी हुई है कि आरजेडी के राज में जंगल राज होता था, तो वो जंगल राज को वोट नहीं डालना है और बीजेपी से वो नाराज हैं। तो उनके लिए प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छे बीच के ऑप्शन बन के उभरे थे, जो कि इनका गुस्सा, बीजेपी का गुस्सा अपने तरफ सोख कर लेते। लेकिन अब मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर को भी समझ में आ गया है और बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि ये तो पहले ही हमको वोट कम आ रहे हैं, ऊपर से हमारा वोट अगर ये ले लेगा तो इससे अच्छा इनको हाथ जोड़ के कह दो भैया कि आप इस पिक्चर से हट जाइए, जितना वोट हमको मिलना है वो मिल जाए। तो मेरे ख्याल से आज जो 2 घटनाक्रम चले हैं, एक तो नीतीश कुमार का बीजेपी के आवंटित सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार को उतारना, और दूसरा प्रशांत किशोर का पीछे हट जाना, ये दोनों अपने आप में ये बता रहा है कि बीजेपी के
मतलब चुनाव में, ये चुनाव में जो हवा है या ये चुनाव का जो रुख है या ये चुनाव का जो रुझान है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बीजेपी के विरुद्ध में जा रहा है। यानी मौजूदा वक्त में बीजेपी बिहार में मजबूत नहीं आ रही है और उनके बीजेपी के लिए तो खुद के ही सहयोगी बड़ी चुनौती बन गए हैं। नीतीश कुमार की ही बात करें, नीतीश कुमार ने जो सूची जारी की है, 5 सीटें तो चिराग पासवान के दावे वाली, उस पर भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उनकी सूची पर चर्चा ये भी चल रही है कि इसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम नहीं है। 57 उम्मीदवार हैं लेकिन कोई भी मुस्लिम नहीं है, जबकि नीतीश कुमार का बिहार में एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक माना जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखें, जिस तरह वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ पूरे देश में, उसका विरोध हुआ और नीतीश कुमार ने बीजेपी के इस मोदी सरकार के इस बिल को समर्थन दिया, इसी वजह से संसद से ये बिल पारित हो पाया। तो इसे लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ भी नाराजगी है वहां के मुस्लिम मतदाताओं में बिहार के। तो क्या इस बार जो किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है नीतीश कुमार ने, क्या वो इस बात का डर है कि जो मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी है वो उनकी पार्टी पर भारी पड़ सकती है? शाकिब जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ नीतीश कुमार की ये सूची है जिसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अभी जो बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें मैथिली ठाकुर का नाम भी सामने आ रहा है और पिछले काफी वक्त से मैथिली ठाकुर के नाम की चर्चा भी चल रही थी और उनके नाम को बार बार जिस तरह से तवज्जो दी जा रही थी, बीजेपी में अभी वो शामिल हुई है, राजनीति की दुनिया में उनकी ये एंट्री ही है। तो आपको क्या लगता है कि मैथिली ठाकुर से के नाम का, उनके फेम का, बिहार में जो उनकी लोकप्रियता है, क्या उसका फायदा बीजेपी इस चुनाव में उठा पाएगी? और नीतीश कुमार जो कि मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में नहीं खड़ा कर रहे, उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार के उम्मीदवारों की जो सूची आई है उसमें अभी तक उन्होंने किसी ऐसी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं जहां मुसलमान बहुत आक्रामक तरीके से नीतीश कुमार को वोट करता रहा है। जैसे सीमांचल का इलाका है, सीमांचल के इलाके की अभी लिस्ट नहीं आई है। एक सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि नीतीश कुमार जी के इकलौते मुसलमान मंत्री जमा खान, जो पिछला चुनाव चैनपुर विधानसभा सीट से बसपा की टिकट पर जीत करके आए थे, वो चैनपुर की सीट भी बीजेपी ने ले ली है। उम्मीदवार छोड़ दीजिए, वो सीट ही बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया है। अब जमा खान साहब जो मंत्री थे वो बेटिकट हो गए हैं जी। तो मंत्री जी भी बेटिकट हुए और आम कार्यकर्ताओं की तो आप बात ही छोड़ दिए। नीतीश कुमार ने इस बात को कंसीडर कर लिया है कि मुसलमान वोट नहीं दे रहा है। MY इंटैक्ट हो गया है एक साइड में, MY महागठबंधन के साथ जा चुका है और अब हमको मुसलमान एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता, उनका परिवार जो 100-200 वोट अपना वो दिलवा दे, वो एक अलग मामला है। लेकिन पिछला चुनाव क्या होता था, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये असल में इसलिए हुआ है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछला जो चुनाव होता था, चाहे आप 2005 का देखें, 2010 का देखें, 2015 देखें, 2020 देखें, ये जो पिछले 4 चुनाव हुए हैं, इसमें मुसलमान अगर नीतीश कुमार को जहां वोट नहीं भी देता था, वहां पर भी वो आक्रामक तरीके से नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा नहीं होता था, क्योंकि उसको ये लगता था कि नीतीश कुमार ठीक है, एक सेकुलर आदमी है, वो सांप्रदायिक दंगे नहीं होने देंगे, वो योगी पुष्कर सिंह धामी या हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे हार्डकोर नहीं है कि वो किसी के घर पे बुलडोजर चला देंगे। ये तमाम चीजें मुसलमानों को पता थी कि नीतीश उस लेवल पर जाकर के खड़े नहीं होंगे। नीतीश जो है वो कंट्रोल में रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल में रखते हैं, दंगा फसाद भी नहीं होने देते हैं, होता भी कहीं पर है तो बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाता है। तो वो चीजें थी, इनसिक्योरिटी की जो भावना होती है वो नहीं थी। इस बार मैं बता रहा हूं आपको कि बच्चे के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि अभी एनडीए सरकार की मतलब एनडीए को बहुमत आने की स्थिति में नीतीश जी मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहे हैं। तो एनडीए को बहुमत आने की स्थिति में नीतीश जी मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब मुसलमान एकदम रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान किसी भी सूरत में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बने, यही चाहेगा, इसलिए, और उसके पास इसके लिए एक मजबूत विकल्प है महागठबंधन। चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी आए, लेफ्ट का प्रत्याशी आए, राजद का प्रत्याशी आए, मुकेश सैनी का प्रत्याशी आए, जो महागठबंधन का अलाइंस पार्टनर है, उसके बीच के जो उम्मीदवार उसके सामने होंगे वो उसको अपना वोट शिफ्ट करेगा, ये बिल्कुल आप तय मान लीजिए। बात रह गई नीतीश कुमार की। देखिए, ये जो पिछले 24-48 घंटे में बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, उसमें एक चीज मैं जोड़ देना चाहता हूँ। सिद्धार्थ भाई से भी चाहूंगा कि वो उसको एक्नॉलेज करें, या अगर वो असहमत हो तो बताएंगे मुझे। देखिए, नीतीश कुमार के साथ खेल करना बीजेपी का ये टारगेट तो था, इसमें कोई शक नहीं है। टारगेट था नहीं, टारगेट है।
लेकिन वो खेल नीतीश कुमार के साथ वो चुनाव के बाद करना चाहती थी, वाया संजय झा करना चाहती थी। इससे क्या हुआ, ये जो टिकट बंटवारा हुआ है, ये जो सीटें आई है, ये जो चिराग पासवान को सीटें दे दी गई, 101 सीट आ गया, इससे क्या हुआ कि संजय झा चुनाव से पहले नीतीश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। जैसे एक मैं आपको बताता हूं, जैसे 2021 में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी ब्यूरोक्रेट रहे, राज्यसभा भी भेजा 2 बार, नीतीश जी ने उनको वीआरएस दिलवा करके रिटायर करवा के लाए, राज्यसभा भेजा। 2019 में जब भाजपा की सरकार आई थी तो आपको याद होगा कि भाजपा पूर्ण बहुमत में थी, 303 सीटें उसको आई थी, उसको किसी सहयोगी दल की जरूरत नहीं थी, वो भाजपा की सरकार थी, वो एनडीए की सरकार नहीं थी जी। मंत्रालय जब मिलने लगे तो नीतीश जी की तरफ से 2 मंत्रालय मांगा गया था कि हमको 2 मंत्रालय दीजिए, लेकिन भाजपा तैयार नहीं हुई। भाजपा ने कहा हम एक मंत्रालय देंगे, क्योंकि उस वक्त भाजपा को जरूरत नहीं थी कि अगर नीतीश जी मान लीजिए अपने सांसदों को लेकर अलग भी हो जाते तो भाजपा की सरकार को कोई खतरा नहीं था दिल्ली में जी। तो नीतीश जी ने वो कहा कि नहीं, हम एक मंत्री नहीं लेंगे, हम मंत्रालय ही नहीं लेंगे, हम आपको ऐसे ही समर्थन देंगे। उसके बाद क्या हुआ, आरसीपी सिंह जाके 2021 में बिना नीतीश को कॉन्फिडेंस में लिए हुए जाके मंत्री पद ले लेते हैं, वो बन जाते हैं, जाकर के केंद्र में मंत्री बन जाते हैं सरकार में। 2019 वाली जो दूसरी सरकार थी, नीतीश उससे बहुत नाराज थे और मंत्री बना के आरसीपी सिंह को ऑपरेशन लोटस करने की चर्चा थी। वही टारगेट था कि आरसीपी को मंत्री बना लिया जाए, उसके बाद ऑपरेशन लोटस कर दिया जाएगा। नीतीश इस चीज को भाप गए, उन्होंने 2022 में जैसे ही आरसीपी सिंह का राज्यसभा का टेन्योर खत्म हुआ, आरसीपी सिंह को रिपीट नहीं किया, उन्होंने दोबारा राज्यसभा भेजा ही नहीं। जब राज्यसभा हाउस ही नहीं भेजेंगे तो मंत्री काहे के रहोगे तुम, फिर उन्होंने मंत्रालय से रिजाइन दिया जी। वहां। उसके बाद फिर नीतीश भाजपा वो खुल करके सामने आ गए और वो चले गए आरसीपी भाजपा में। ये काम संजय झा के थ्रू यहां भाजपा जो करना चाहती थी, अब संजय झा भी आरसीपी सिंह की तरह इनकी नजर में खेल होने से पहले ही गिर गए हैं जी। तो अब संजय झा के साथ विश्वसनीयता का संकट हो गया है नीतीश को लेकर के, वरना नीतीश कुमार बहुत, और संजय झा के साथ एक चीज तो ये है ना कि संजय झा आए भाजपा से ही है, वो अरुण जेटली के ही शागिर्द रहे हैं, भाजपा के विधान पार्षद रहे हैं, भाजपा ने उनको जदयू में भेजा है, तो नीतीश जी इस बात को तो मानते हैं। और एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, ये जो अभी जो नीतीश जी के अंदर जो जनता दल यूनाइटेड के अंदर का जो वॉर चल रहा है ना, वो दरअसल समता पार्टी वर्सेस भूंजा पार्टी चल रहा है। समता पार्टी मतलब जो नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे, और पिछड़ा समाज जो है, जो ईबीसी ओबीसी जो उस कैटेगरी के नेता है, जो पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व चाहते हैं, जिसको जनता दल यूनाइटेड के बारे में लगता है कि ये पिछड़ों की पार्टी है, अभी ये उसको सवर्ण कंट्रोल कर रहा है, संजय झा कंट्रोल कर रहे हैं, ललन सिंह कंट्रोल कर रहे हैं, विजय चौधरी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये मैसेज नीतीश कुमार के बेस वोटर्स में जा रहा है कि पार्टी हमारी है, पिछड़ों की पार्टी है, और कंट्रोल इसका सवर्णों ने अपने हाथ में ले लिया है। ये बहुत नकारात्मक मैसेज जा रहा है जदयू के तरफ से। तो इसका असर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। 2022 में जब यूपी में बुआ भतीजा की जो जोड़ी बनी थी, मतलब सपा और बसपा का जो अलायंस हुआ था, वो पार्टी लेवल पे तो अलायंस हो गया था, लेकिन वोटर्स के बीच का अलायंस नहीं बन पाया, और वोटर्स के बीच का अलायंस नहीं बना तभी जाकर के योगी की दोबारा सरकार आ गई। अगर वोटर्स का भी अलायंस हो जाता तो फिर योगी को इस तरह मैंडेट नहीं मिलता यूपी में। यहां यही हाल हो गया है कि चिराग, नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा, इनका अलायंस तो दिख रहा है, लेकिन इनके वोटर्स का अलायंस आपको ग्राउंड पर कितना होगा, अब इस पर संशय के बादल हैं। आप समझ लीजिए इस बात को। बहुत जगहों पर चिराग के उम्मीदवारों के खिलाफ नीतीश का जो कोर वोटर है, ईबीसी वोटर है, वो आक्रामक तरीके से वोट करेगा जी। बहुत जगहों पर जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ जो चिराग का वोटर है, पासवान समाज जो है 5.5%, जो दलित कम्युनिटी में आता है, वो आक्रामक तरीके से जदयू के उम्मीदवार को हराने की कोशिश करेगा। अब ये खेल चलेगा इनके अंदर, अभी ये भगदड़ कम नहीं होगी। रिजल्ट क्या होगा आराधना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये भगदड़ अभी कम नहीं होगी, और ये इनके अंदर की भगदड़ है। महागठबंधन में एक चीज प्लस है कि महागठबंधन में जो वोटर सेक्शन है उसका भी अलायंस है। ये अभी आपको ऊपर में जो भी रिफ्ट दिख रहा है वो आज रात तक सब चीजें सुलझा ली जाएंगी। तो महागठबंधन का जो वोटर सेक्शन है उसके बीच में कोई रिफ्ट नहीं है। महागठबंधन का जो वोटर सेक्शन है एमवाई समीकरण है, प्लस कुशवाहा जहां होंगे वो कुशवाहा का वोट लेंगे। माले का अपना एक कैडर होता है जो कास्ट एंड क्रीड से ऊपर जाकर के होता है, वो वहां ब्राह्मण भी होता है, वहां दलित भी होता है, वहां ओबीसी भी है, ईबीसी है। वो विचार पे, वो मार्क्स और लेनिन के विचार पे आकर के खड़ा होता है, वो साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ होता है, वो फांसीवादी नीतियों के खिलाफ, उनकी एक आइडियोलॉजिकल कैडर है। तो वो कहीं नहीं जाता है, वो तो जाकर के शिफ्ट होगा महागठबंधन को।
कांग्रेस जो ईबीसी और दलित वोटर्स पर अभी फोकस कर रही है, उसमें जितना भी वो तोड़ पाए, जितना भी वो डेंट लगा पाए, ईबीसी और दलित वोटर, ईबीसी और महादलित वोटर में डेंट लगने का मतलब है एनडीए को नुकसान। तो ये तमाम चीजें आराधना चल रही हैं। मुझे लगता है कि अभी और कल तक और कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी, तो जी। कुछ और डेवलपमेंट मैं आपको दे सकता हूं। जी जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो फिलहाल बिहार में हर तरफ उथल पुथल मची हुई है। एनडीए गठबंधन में अभी बताया तो जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं। दिल्ली में तो उन्होंने कहा, लेकिन पिछली बार भी जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए थे, उन्होंने और मांझी ने दिल्ली में कह दिया कि सीट बंटवारे पर सहमति हो गई है, लेकिन जैसे ही वो पटना पहुंचे उनके बयान बदल गए। उन्होंने पूरा मोर्चा ही खोल दिया एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी मना भी लेती है तो नीतीश कुमार की नाराजगी तो अभी भी है, और उपेंद्र कुशवाहा कब तक माने रहेंगे, इस पर भी अभी तक सवाल बने हुए हैं। यानी देखा जाए तो बिहार की सियासत में आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ होने वाला है, और इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी। हम आपको इन सब से रूबरू भी करवाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।